आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 15 अगस्त की तैयारियां अंतिम चरण में, शौर्य मैदान में फाइनल रिहर्सल, कदमताल में जोश। सुबह 6 बजे हुई ईडी की दस्तक, 3 ठिकाने 10 गाड़ियां और ईडी की रेड। फीस भत्ते पर एनएसयूआई का प्रदर्शन, मंत्री को एनएसयूआई ने भेजी टोपी, युवाओं के मुद्दे पर एनएसयूआई का विरोध। सीएमएचओ ऑफिस में चोरी, 3 एसी समेत सामान पार, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। झारखंड लाठीचार्ज के विरोध में एबीवीपी का प्रदर्शन, एबीवीपी ने फूका हेमंत सोरेन का पुतला, छात्र आंदोलन पर लाठीचार्ज का जताया विरोध। राजनांदगांव के नन्हे कराटे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। दिल्ली में आयोजित 20वीं नेशनल कराटे चैंपियनशिप में बॉडी टेक कराटे एकेडमी के 5 खिलाड़ियों ने पहली बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और कुल 6 पदक अपने नाम किए। खास बात यह रही कि प्रतियोगिता में शामिल सभी 5 खिलाड़ियों ने पदक जीतकर 100% सफलता हासिल की। राजनांदगांव के बॉडी टेक जिम से निकल करके दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम पर राजनांदगांव ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का परचम लहराया है। राजनांदगांव की 2 बेटी और 1 बेटे ने फिर से एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है जिसकी वजह से आज फिर से राजनांदगांव का नाम पूरे भारत देश में विख्यात हो चुका है। जी हाँ, अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनांदगांव के बॉडी टेक जिम पर, जहां पर उन बच्चों ने अपना अभ्यास किया है और 2 से 3 साल कड़ी मेहनत के बाद 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल का पदक लेकर के वापस राजनांदगांव पहुंचे हुए। सीधे चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या उनके किस तरीके की अभ्यास हुई है और अभ्यास के बाद आज वो दिल्ली पर अपना परचम लहराया है और मेडल ला करके भारत देश का नाम ऊंचा किया है। आपको बता दें, दिल्ली में आयोजित 20वीं नेशनल कराटे चैंपियनशिप में देश भर से करीब 8000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस बड़े राष्ट्रीय मंच पर राजनांदगांव की बॉडी टेक कराटे एकेडमी के 5 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इन खिलाड़ियों के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि सभी ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में कदम रखा था। प्रतियोगिता से खिलाड़ियों की दिल्ली रवाना होने से लेकर उनकी वापसी तक राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर उत्साह का माहौल देखने को मिला। बॉडी टेक जिम की संचालिका रुचिका आजमानी भी खिलाड़ियों के स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पहुंची। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि बच्चों की यह सफलता पूरे राजनांदगांव के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने खिलाड़ियों को आगे भी इसी तरह मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। दरअसल बॉडी टेक कराटे एकेडमी को स्थापित करने और आगे बढ़ाने में रुचिका आजमानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एकेडमी की शुरुआत से लेकर बच्चों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की इस यात्रा में उनका लगातार सहयोग रहा है। बॉडी टेक कराटे एकेडमी पिछले करीब 3 वर्षों से 3 से 17 वर्ष तक के बच्चों को कराटे प्रशिक्षण दे रही है। इस दौरान बच्चों को कराटे तकनीक के साथ अनुशासन, फिटनेस और प्रतियोगिता तैयारी का लगातार प्रशिक्षण दिया गया। पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एकेडमी के सभी प्रतिभागियों का पदक जीतना 3 वर्षों की मेहनत का परिणाम माना जा रहा है। इसके साथ ही बॉडी टेक जिम के संचालक एवं बॉडी टेक कराटे एकेडमी से जुड़े अमित आजमानी ने सभी विजेता खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों को बधाई दी। ये दिल्ली में आयोजित नेशनल कराटे चैंपियनशिप में बॉडी टेक कराटे एकेडमी के 5 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और गर्व की बात यह है कि इन 5 बच्चों ने मेडल जीत कर आए हैं। सर देखो, मेहनत तो हर गेम में लगता ही है, गेम्स कोई भी हो मेहनत लगता है। बच्चे शुरू से मेहनत जो कर रहे थे उनका रिजल्ट आज उनको मिला है। मेरे को तो 100 तो फीवर हो गया था उसी दिन, तो मेरे को बहुत वीकनेस थी उस दिन, पर मैंने अपना बेस्ट दिया एंड फिर मैंने ब्राउन्स मेडल लेके आया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहूँगी। उनका सपोर्ट रहा है, उनने कभी मना नहीं किया कहीं जाने से और ना ही फोर्स था कि मेडल लाओ। उनका था एक्सपीरियंस के लिए था और अपना बेस्ट देना। मैं 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है
और मेरे को बहुत खुशी हो रही है। मैं 4th ब्रॉन्ज लाया हूँ। मैं इतनी कम एज में ये लाना बहुत मुश्किल है। राजनांदगांव में गुरुवार सुबह सूरज निकलने से पहले ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीमों की दस्तक से हड़कंप मच गया। सुबह करीब 6 बजे लगभग 10 गाड़ियों में पहुंची ईडी की टीमों ने शहर के कई ठिकानों पर एक साथ जांच शुरू की। सत्यम विहार कॉलोनी से लेकर कामठी लाइन तक कारोबारियों के घरों और फर्मों में कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक सत्यम विहार कॉलोनी में यश नाहटा और रोमिल नाहटा के घर और कारोबारी ठिकानों पर ईडी की जांच चल रही है। वहीं कामठी लाइन में कारोबारी मनीष भंसाली के एक ठिकाने पर भी टीम ने दबिश दी है। सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई कार्रवाई के दौरान ईडी की टीम दस्तावेजों, डिजिटल डिवाइस और वित्तीय लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कार्रवाई किस मामले को लेकर की जा रही है। ईडी की इस कार्रवाई को पहले सामने आ चुके जिला खनिज न्यास निधि यानी डीएमएफ घोटाले की जांच से जोड़कर भी देखा जा रहा है। खास बात यह है कि जिन ठिकानों पर गुरुवार को ईडी की कार्रवाई हुई वहां इससे पहले भी जांच एजेंसियां पहुंच चुकी है। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है और एजेंसी की ओर से आधिकारिक तौर पर मामले का खुलासा नहीं किया गया है। राजनांदगांव में ईडी की टीम ने आज सुबह 6 बजे से ही राजनांदगांव में दबिश दी है और आपको बता दें कि राजनांदगांव के 3 जगहों पर ईडी की टीम ने छापेमार कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि इस ईडी की टीम जो है वो सत्यम विहार कॉलोनी पर यश नाहटा के घर पर और दूसरा यश नाहटा के फर्म पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पीछे आप तस्वीरों में मेरे देख पा रहे होंगे ये भंसाली विला है और बताया जा रहा है कि ललित भंसाली का घर है और इनके घर पर भी ईडी की टीम सुबह 6 बजे से पहुंची हुई है। सुबह 6 बजे से लगातार ईडी की टीम जो है यहाँ पर दबिश दे करके मुख्य दस्तावेजों को खंगाल रही है। अभी स्पष्ट रूप से यह कह पाना मुश्किल है कि ईडी की टीम किस मामले को लेकर के दस्तावेजों का जांच कर रही है, दस्तावेजों को खंगाल रही है। लेकिन आपको बता दें कि ईडी की टीम जो है लगभग 10 से 12 गाड़ियों पर दर्जनों अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ में आकर के सुबह 6 बजे से ही छापेमार कार्रवाई कर रही है। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। राजनांदगांव में युवाओं से जुड़े 2 बड़े मुद्दों को लेकर एनएसयूआई ने सरकार के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। मामला है व्यापम परीक्षा की फीस वापसी और बेरोजगारी भत्ते का। अपनी नाराजगी जताने के लिए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के बाद पोस्ट ऑफिस का रुख किया और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के नाम एक टोपी कोरियर कर दी। एनएसयूआई का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों से फीस ली जाती है, लेकिन परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद फीस वापसी को लेकर छात्रों को अब तक राहत नहीं मिल रही। वहीं बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के वादे को लेकर भी संगठन ने सरकार पर सवाल खड़े किए। कार्यकर्ताओं के पोस्ट ऑफिस पहुंचकर टोपी पैक की और वे मंत्री ओपी चौधरी के नाम कोरियर कर दी। एनएसयूआई का कहना है कि यह टोपी महज एक प्रतीक नहीं बल्कि सरकार के लिए युवाओं का सवाल है। फीस कब लौटेगी और बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा? एनएसयूआई ने सरकार से मांग की है कि व्यापम परीक्षाओं से संबंधित छात्रों की फीस वापसी को लेकर जल्द निर्णय लिया जाए और पात्र बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाए। को लेकर के हम आज वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को उनके जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए जिस प्रकार से सरकार में जनता ने उन्हें ताजपोशी की है और सरकार में वो मंत्री हैं, उसी प्रकार से आज जिम्मेदारी याद दिलाने हम यहाँ पर एक रचनात्मक और सांकेतिक तौर पे उन्हें टोपी कोरियर करने पोस्ट ऑफिस आए हुए हैं। देखिए, बीजेपी की सरकार जब से प्रदेश में आई है उन्होंने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है। आज इसी के तहत हमने व्यापम की परीक्षा जो ली जाती है उसमें छात्रों को जो पैसा पहले लिया जाता है उसको वापस दिया जाएगा, ऐसा बीजेपी की सरकार ने कहा था। लेकिन आज तक अभी तक किसी भी छात्रों को पैसा वापस नहीं आया है। जो बेरोजगारी भत्ता हमारी सरकार छात्रों को देती थी वो बेरोजगारी भत्ता भी ये सरकार ने देना बंद कर दिया है। इसका भी हम पुरजोर विरोध करते हैं। अमर झा, जिला अध्यक्ष, राजनांदगांव। पेपर लीक का जो इन्होंने पेपर के माध्यम से जो उन्होंने फीस पटाया था वो रिटर्न नहीं करे, उसको उस चीज को विरोध को लेकर आज ओपी चौधरी को हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम कोरियर के माध्यम से टोपी भेंट कर भिजवा रहे हैं। झारखंड में छात्र आंदोलन के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी की राजनांदगांव इकाई ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया।
एबीवीपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि झारखंड में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस ने बल प्रयोग किया, जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जाँच कराने और आंदोलनरत छात्रों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार की मांग की। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि छात्रों के अधिकारों और उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर एबीवीपी लगातार आवाज उठाता रहेगा। आपको बता दें, प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने झारखंड में हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। फिर बच्चों ने विधानसभा घेराव किया क्योंकि उनकी मांग पूरी नहीं हो रही थी, तो विधानसभा घेराव किया। तो पहले तो वहाँ की सरकार ने वहाँ बैरिकेड में पूरा बॉर्डर जैसा माहौल बना दिया, वहाँ पूरा खीला लगा दिया, वहाँ टाल लगा दिया। जो बच्चे अगर छूटे, अब बच्चे वो करते तो उनका हाथ कट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर उसके बाद 12 तारीख को जिस दिन प्रोटेस्ट हो रहा था, विधानसभा घेराव हो रहा था, उस दिन वहाँ की सरकार ने सब बच्चों को लाठीचार्ज करवाया। और लाठीचार्ज का नियम है कमर के नीचे मारने का। वहाँ बच्चों का सर फूटा है। और वहाँ के बच्चे ऐसा भी नहीं है कि कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से थे, सब वहाँ के स्टूडेंट है। स्टूडेंट के साथ बहुत गलत हुआ है। राजनांदगांव में स्वतंत्रता दिवस के जश्न की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तिरंगे को सलामी देने के लिए जवानों ने कदम ताल तेज कर दी है। शौर्य परेड मैदान में आज परेड का अंतिम अभ्यास हुआ, जहां अनुशासन, जोश और देशभक्ति का ऐसा संगम दिखा कि पूरा मैदान मानो 15 अगस्त के रंग में रंगा नजर आया। सुबह का वक्त, शौर्य परेड मैदान और एक साथ पड़ते सैकड़ों कदम, कहीं कदम ताल की गूंज तो कहीं सलामी की तैयारी। हर दल अपने प्रदर्शन को परफेक्ट करने में जुटा नजर आया। 15 अगस्त के मुख्य समारोह से पहले जवानों और कैडेट्स ने फाइनल रिहर्सल में मार्च पास्ट, सलामी और परेड की तमाम गतिविधियों का अभ्यास किया। अधिकारियों ने भी मैदान में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और दलों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, इस बार स्वतंत्रता दिवस की परेड में आईटीबीपी, छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स, जिला बल पुरुष और महिला, पीटीएस पुरुष और महिला, होमगार्ड के साथ एनसीसी, स्क्वाड गाइड, नेवल सहित कई प्लाटून अपनी ताकत और अनुशासन का प्रदर्शन करेंगी। अंतिम अभ्यास में जवानों की कदम ताल और कैडेट्स का उत्साह देखते ही बन रहा था। हर प्लाटून अपने तालमेल और अनुशासन को अंतिम रूप देने में जुटी रही, ताकि मुख्य समारोह के दिन परेड आकर्षक और प्रभावशाली नजर आए। शौर्य परेड मैदान में हुई इस अंतिम रिहर्सल ने साफ कर दिया है कि राजनांदगांव 15 अगस्त के भव्य आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है। अब इंतजार सिर्फ उस पल का है जब इसी मैदान में तिरंगा शान से लहराएगा और कदम ताल के बीच गूंजेगा भारत माता की जय। जिला राजनांदगांव का जो मुख्य समारोह है वो पीटीएस के जो ग्राउंड है उसमें होना है, जिसके लिए आज फाइनल रिहर्सल, फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया, जिसमें आदरणीय कलेक्टर सर, आदरणीय एसपी मैम और बाकी जितने भी जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी उपस्थित हुए। इसमें विधिवत जो परेड की कार्यवाही और जितने भी जो वाचन है और जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है उनका विधिवत जो टाइमली जो है रिहर्सल किया गया। आज इसमें कुछ का एक दो पॉइंट था उसमें आगे वर्क कर रहे हैं। आने वाले समय में जो परसों जो मुख्य परेड होगा उसके संबंध में समस्त तैयारी है जिला स्तर पर और पुलिस प्रशासन स्तर पर पूरी कर ली गई है। कि आज ड्रेस रिहर्सल का ये जो इवेंट है, ये हम लोग सभी लोग अधिकारी लोग आए हैं सभी विभागों के, और इसमें बहुत ही एक अच्छे रिव्यू हुआ है। हम लोगों ने मौसम को भी देखते हुए उसकी भी तैयारियां की हैं कि बारिश के दौरान क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। बच्चों के और जो हमारे जवान साथी हैं, वो एनसीसी के जो कैडेट्स हैं, उनके लिए हम लोगों ने अलग से उनके खाने की और ORS की व्यवस्था कराए हैं। जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के चेंबर में चोरी की ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे स्वास्थ्य विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि चोरों ने किसी दरवाजे या ताले को तोड़ा नहीं, बल्कि चाबी से चेंबर खोलकर सामान पार कर दिया। चेंबर से 3 AC, एक कूलर और एक कंप्यूटर गायब होने की जानकारी सामने आई है। घटना के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। राजनांदगांव के मुख्य स्वास्थ्य एवं जिला चिकित्सा अधिकारी नेत्राम नवरत्न के दफ्तर से AC चोरी होने का मामला सामने में आया। आपको बता दें कि ये जिले के वो स्वास्थ्य अधिकारी हैं जिन्हें हर एक सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों के देखरेख और सरकारी सभी दस्तावेज यहाँ पर मौजूद पाए जाते हैं। यहीं से ही किसी भी प्रकार की अगर कार्यवाही के लिए निकलना होता है तो जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जो है वो यहीं से ही निकलते हैं। बीती रात में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नेत्राम नवरत्न के चैम्बर से एक AC
कुल मिलाकर के आपको बता दें कि तकरीबन 3 एसी, एक कंप्यूटर और एक कूलर चोरी होने की मामला सामने में नज़र में आया है, जिसके लिए यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संबंधित थाना यानी कि कोतवाली थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है। आपको बता दें कि बड़ी बात यह है कि इस कार्यालय पे, ये स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर पर ये पहली चोरी नहीं है। आपको स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि ये चोरी तकरीबन 4 से 5 बार और हो चुकी है और अलग अलग सामान चोरों के द्वारा ले जा लिए गए हैं। अब मुख्य रूप से सवाल ये खड़े होता है कि आखिरकार किसी भी तरीके से किसी भी दरवाजे को तोड़ा नहीं गया है, उसे चाबी से खोल करके सुनियोजित तरीके से चोरों के द्वारा सामान को चोरी करके वापस ताला लगा करके ले जा लिया गया है। बड़ी गंभीर विषय तो ये भी है कि इस पूरे के पूरे दफ्तर में, इस पूरे कार्यालय में एक भी सीसीटीवी कैमरे नहीं है, जिसके लिए पुलिस को और अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि राजनांदगांव सिटी कोतवाली थाने की पुलिस अभी मौके पर मौजूद है और हर एक एंगल से पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। सीएमएचओ कार्यालय में हुई इस चोरी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक चोरों ने जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के चैम्बर को निशाना बनाया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ताला तोड़ने के बजाय चैम्बर को चाबी से खोला गया, तो आखिर चाबी चोरों के हाथ कैसे लगी? पुलिस अब कार्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने के साथ ही चाबी और कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है जब सीएमएचओ कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आई है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इससे पहले भी कार्यालय में करीब 3 से 4 बार चोरी की घटनाएं हो चुकी है। लगातार चोरी के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था में खामियां क्यों बनी रही, यह भी जांच का अहम बिंदु है। अब ताजा वारदात के बाद विभाग के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ चोरी किए गए सामान का पता लगाना और दूसरी तरफ यह पता लगाना कि आखिर कार्यालय की चाबी तक किसकी पहुंच थी। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर चोरी की पूरी कहानी सामने आने की उम्मीद है। हाँ, हमारे कार्यालय से 2-3 एसी और कंप्यूटर सिस्टम और एक कूलर की चोरी हुई है, जिसकी शिकायत थाने में आवश्यक कार्रवाई होती प्रेषित की गई। नहीं, और 2-3 बार हो चुकी है। बीच बीच में इस तरह से बार बार हो रही है यहाँ चोरी की घटना। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति। पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। रसोई गैस कनेक्शन अब सिर्फ चूल्हा जलाने का जरिया नहीं बल्कि कागजों में भी कौन इस्तेमाल कर रहा है इसका हिसाब मांग रहा है। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी की अंतिम तारीख 16 अगस्त रखी गई है, यानी उपभोक्ताओं के पास अब महज 3 दिन है। इसके बाद ई-केवाईसी पूरी नहीं होने पर घरेलू कीमत पर सिलेंडर मिलने में परेशानी आ सकती है। आपको बता दें, शहर और जिले में करीब 40,000 उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी लंबित बताई जा रही है। इनमें लगभग 10,000 कनेक्शन ऐसे हैं जिनमें विशेष रूप से समस्या सामने आ रही है। हर गैस एजेंसी में करीब 2 से 3,000 उपभोक्ताओं की प्रक्रिया बाकी है। एजेंसियों पर रोजाना औसतन 100 उपभोक्ता ई-केवाईसी और कनेक्शन से जुड़ी जानकारी लेने पहुंच रहे हैं। ई-केवाईसी अभियान में सबसे बड़ी पेचीदगी उन कनेक्शकों को लेकर सामने आ रही है जो परिवार के किसी मृत सदस्य के नाम पर अब भी चल रहे हैं। कई उपभोक्ता ऐसे कनेक्शन सिलेंडर नहीं करना चाहते क्योंकि इन्हीं कनेक्शनों से सिलेंडर लेकर दूसरे लोगों को बेचने की शिकायतें भी सामने आती रही है। दरअसल यही वजह है कि एजेंसियां ऐसे कनेक्शनों का रिकॉर्ड दुरुस्त कराने पर जोर दे रही है। ई-केवाईसी की यह कवायद केवल दस्तावेज अपडेट करने तक सीमित नहीं दिख रही। इससे यह भी साफ होगा कि कनेक्शन किसके नाम है, गैस कौन इस्तेमाल कर रहा है और एक ही परिवार में कितने कनेक्शन सक्रिय है। यही कारण है कि लंबे समय से बंद पड़े या मृतक के नाम चल रहे कनेक्शनों को लेकर एजेंसियां ज्यादा सख्ती बरत रही है। खरीफ सीजन में किसानों तक अमानक और नियम विरुद्ध कीटनाशक पहुंचाने वालों पर कृषि विभाग ने शिकंजा कस दिया है। जिले में चले औचक जांच अभियान में विभाग की टीमों ने 25 कीटनाशक विक्रय प्रतिष्ठानों को खंगाला। कार्रवाई के बाद 20 विक्रेताओं को नोटिस थमाए गए, जबकि 5 केंद्रों पर कीटनाशकों की जब्ती और सुपुर्दगी की कार्रवाई की गई।
कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश और उप संचालक कृषि टीकम सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई के दौरान टीमों ने दुकानों के सिर्फ स्टॉक ही नहीं बल्कि स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रिकॉर्ड, अनुज्ञप्ति और कीटनाशकों से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। जांच में नियमों की अनदेखी मिलने पर कार्रवाई शुरू की गई। विभाग की इस कार्रवाई से जिले के कीटनाशक विक्रेताओं में हड़कंप की स्थिति है। इस संबंध में उप संचालक कृषि टीकम सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि बिना निर्धारित प्रक्रिया के कीटनाशक बेचना, स्टॉक का सही रिकॉर्ड नहीं रखना या नियमों का उल्लंघन करना विक्रेताओं को भारी पड़ सकता है। सभी विक्रेताओं को निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने का निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि यह कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। विभाग ने संकेत दिया है कि खरीफ सीजन में जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। बोर्ड रिजल्ट सुधारने शिक्षा विभाग ने 22 अगस्त से हर शनिवार स्कूलों की मॉनिटरिंग शुरू करने का फैसला किया है। अफसर पहले शिक्षकों से पढ़ाई और कमजोर विद्यार्थियों को लेकर फीडबैक लेंगे, फिर बच्चों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं समझेंगे। आपको बता दें 10वीं के छात्रों को विषय चयन और 12वीं के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा, रोजगार एवं स्किल डेवलपमेंट की दिशा में गाइड किया जाएगा। 5 साल के परीक्षा ब्लूप्रिंट के आधार पर बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी पर विशेष फोकस रहेगा। इधर ऑनलाइन स्मार्ट क्लास भी शुरू हो चुकी है, जिन्हें विद्यार्थी मोबाइल पर लाइव देख सकेंगे। दरअसल शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि इस बार परीक्षा पहले होने से पहले ही तैयारी पूरी कराकर रिजल्ट को बेहतर किया जाए। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान ने गुरुवार को अमलीपारा स्कूल में नई तस्वीर पेश की। यहां भाषणों से ज्यादा असर विद्यार्थियों के उठे हुए हाथों ने दिखाया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था के नशा मुक्ति अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने का संकल्प लिया। शासकीय हाई स्कूल अमलीपारा में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बताया गया कि नशा केवल शरीर को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, पढ़ाई, परिवार और सामाजिक जीवन पर भी गहरा असर डालता है। वक्ताओं ने युवाओं के नशे की शुरुआत से ही सावधान रहने की अपील की। कार्यक्रम में यह संदेश भी दिया गया कि नशा मुक्त समाज केवल अभियानों से नहीं बल्कि व्यक्तिगत संकल्प और सामूहिक जागरूकता से तैयार होगा। कार्यक्रम का सबसे प्रभावशाली पल उस समय आया जब विद्यार्थियों ने हाथ उठाकर नशे का सेवन नहीं करने की शपथ ली। स्कूल परिसर में गूंजा यह संकल्प नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश बन गया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाएं, विद्यार्थी और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था के प्रतिनिधि मौजूद रहे। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और वासुदेव वर्मा से जुड़े एक न्यायिक मामले में राजनांदगांव में कुर्की की कार्रवाई को लेकर विवाद सामने आया है। कंपनी की ओर से आरोप लगाया गया है कि उच्च न्यायालय से राहत मिलने और निचली अदालत में निर्धारित राशि जमा किए जाने के बावजूद संबंधित पक्ष के अधिवक्ता एवं उनके साथ आए लोगों ने कुर्की की कार्रवाई करने का प्रयास किया। बताया गया है कि निचली अदालत राजनांदगांव द्वारा मामले में ब्याज सहित भुगतान किए जाने का आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ कंपनी की ओर से उच्च न्यायालय बिलासपुर में अपील दायर की गई। कंपनी के अनुसार उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत प्राप्त करने के लिए निर्धारित शर्त के तहत 61,08,515 रुपए की राशि निचली अदालत में जमा कराई गई। कंपनी का कहना है कि इसके बावजूद संबंधित पक्षकार के अधिवक्ता कथित तौर पर कुर्की की कार्रवाई के लिए पहुंचे। मामले में उस समय स्थिति स्पष्ट हुई जब उच्च न्यायालय के आदेश के प्रति संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसके बाद निचली अदालत की ओर से कथित कुर्की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाने और शांतिपूर्वक लौटने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कंपनी की ओर से एक अन्य महत्वपूर्ण आपत्ति पेशी की तारीख को लेकर उठाई गई है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और संबंधित पक्ष का पक्ष सामने आना बाकी है। फिलहाल पूरे मामले में उच्च न्यायालय के स्टे आदेश, निचली अदालत के आदेश और दोनों पक्षों के दावों के आधार पर ही अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी। न्यायालय द्वारा मामले में आगे क्या आदेश दिया जाता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। मेरे पिताजी का रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया था और उनके मृत्यु होने के पश्चात हम लोग न्यायालय में केस किए थे द न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ। उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए हैं। मामला ऐसा है कि ये एक केस चल रहा है एमएससीटी में, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस वासुदेव वर्मा वगैरह वगैरह, है ना। इसमें क्या है कि लोअर कोर्ट जो है एमएससीटी राजनांदगांव, उसने आदेश दिया था। उसमें आदेश हुआ था कि 56,51,371 रुपया प्लस ब्याज के साथ में भुगतान किया जाए करके। लेकिन कंपनी जो है इसमें अपील में गई थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में हमको जो स्टे मिल गया था, स्टे जाने के लिए हमको क्या 75% जो अमाउंट है वो जमा करना पड़ता है लोअर कोर्ट में। मामला ये है सर, इनके पिताजी की डेथ हुई थी रोड एक्सीडेंट में ग्राम थाना डूंगर का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, जिसका थर्ड पार्टी क्लेम के लिए मोटर दुर्घटना के अंदर हमने न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
ये प्रकरण लंबनावस्था में जो केस चला, केस चलने के बाद जो है जजमेंट पारित हुआ। जजमेंट पारित होने के पश्चात श्रीमान जी जो बीमा कंपनी है, द न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, वो जो है पैसे तो ले लेती है थर्ड पार्टी क्लेम के लिए और राशि का भुगतान नहीं करती है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।